स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी वसंत आपकी, और उसका चैप्टर नंबर 6 है, नाम है भगवान के डाकिए। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम इम्पोर्टेंट भी जानेंगे साथ में। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इसे यूँ कर लीजिए 100% इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। आंसर है इसका, कवि ने इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में प्रदर्शित किया है, क्योंकि जिस तरह डाकिया एक मानव का संदेश दूसरे तक पहुंचाता कर अपने संदेश वाहक होने का कार्य पूरा करता है, उसी तरह पक्षी और बादल भी भगवान और प्रकृति के मानवता और आपसी सौहार्द जो प्रेम होता है उनके संपूर्ण विश्व में फैलाने का कार्य करते हैं। यह अलग बात है कि इस प्रकार के हम कई बार हम इस ये अलग बात है कि यह संदेश हम कई बार भले ही नहीं समझ पाते, किंतु वह संदेशवाहक होने का दायित्व निभाने का भरसक प्रयास करते हैं, और वो संदेशवाहक है भगवान के। और प्राचीन समय में तो कबूतर के साथ संदेश भेजे जाते थे, आपको इतना तो पता ही होगा, पिक्चर में देखा होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन है कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो यह पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी है जो पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं उनके भाव को। आपका तीसरा क्वेश्चन है, इन पंक्तियों का भाव बताना है। तो पक्षी और बादल के प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे के द्वारा भेज सकते हैं और वो समझ सकते हैं। तो पक्षी और बादल समझ सकते हैं। ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में चले जाते हैं या महाद्वीप में चले जाते हैं। ये हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी जो चिट्ठियाँ होती, लाई गई चिट्ठियाँ होती, वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो उनको अच्छी प्रकार से पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल ये सब समझ लेते हैं। दूसरा इसका ख है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। सही बात है क्या? तो हाँ। और एक देश का बाफ दूसरे देश में, मतलब एक देश का भाप जो उड़ी है ना पानी के साथ, वो दूसरे देश में चली जाती है। तो इसमें प्रकृति कभी दोहराई नहीं करती है। ये मनुष्य करते हैं कि ये ऊपर, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार से, ये अमीर है, ये गरीब है। बाकी प्रकृति कभी किसी से ऐसा नहीं करती। ऐसा कभी नहीं करती प्रकृति की आपके घर में या आपके खेत में पानी आ गया हो, हमारे यहाँ पानी नहीं बरसा हो, तो ऐसा नहीं करती प्रकृति। कभी भी ऐसा नहीं करती। पास पास में हो तो भी वो ऐसा नहीं करेगी कि आपके मकान को छोड़कर दूसरे के मकान में बरस जाएगी। तो ये चीज़ होती है प्रकृति की। चौथा क्वेश्चन है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी, पहाड़ भगवान द्वारा भेजे गए एकता, प्रेम और सद्भाव के संदेश को पढ़ पाते हैं। इसी संदेश को पढ़कर नदियाँ एक रूप से बिना भेदभाव के पानी सबको बांटती है। पहाड़ समान रूप से सबके लिए खड़ा रहता है, और जो बादल है सबके लिए एक समान रूप में बरसते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध बेचती है, कथन का भाव लिखिए। तो एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध बेचती है। कवि इस कथन से यह भाव स्पष्ट करना चाहता है कि एक देश से निकली हुई प्रेम और सद्भाव की सुगंध से भरी हुई हवा दूसरे देश में वही प्रेम और सद्भाव के संदेश को सुगंध के रूप में बिखेरती है, और बिखेरने का प्रयास भी बिल्कुल करती है। आपका छठा क्वेश्चन है कि पक्षियों और बादल के चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो पक्षियों और बादलों के चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम सामाजिक सौहार्द, प्रेम से भरे संदेश को के विनिमय और सद्भाव के प्रसारण में सहायक के रूप में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। सातवां क्वेश्चन है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने के लिए एक साधन बन गया इंटरनेट। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखना ही आपको। तो पक्षी और बादल प्रकृति के नियम के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य का आविष्कार, इंटरनेट को मनुष्य ने बनाया है, जो कि मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति को प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का एक सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियों से हमें उनके भेदभाव के से बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के प्रेम और एकता और भाईचारे के संदेश में को फैलाना चाहिए इंटरनेट पर। तो और गलत चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आपका 10वां क्वेश्चन है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की एक भूमिका है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिये का बेसब्री से इंतजार करना
उसके द्वारा लाए गए पत्रों को मानवीय संवेदना से संबंधित करना उनके महत्व से परिचित सभी तबके के लोग हैं। हमारे समाज में डाकिए की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया हो, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। आज के आधुनिक युग में संचार के कई साधन हो गए जिनसे पत्रों का व्यवहार कम हुआ है, लेकिन डाकिये के वर्तमान कार्यशैली में भी बदलाव आया है धीरे धीरे। तकनीकी संचार के कारण इस आधुनिक युग में डाकिये के महत्व को कमतर नहीं आंका जा सकता है। डाकिया आज भी भारतीय समाज में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि कल था। इसलिए डाकिये की बहुत ज़्यादा भूमिका है। डाकिये के ऊपर आपने बहुत सारा मतलब गीत वगैरह, संगीत वगैरह भी सुना हुआ है, तो आपने सुना है अच्छे से। तो डाकिये की काफ़ी भूमिका है। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पर अपने पसंद की जो भी वीडियो आपको पढ़नी है वहाँ से देख लेंगे। तब तक हम करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे।